जिसदा साहेब डाडा होए तिसनु मार सके ना कोई। एक 11 साल का बच्चा घर से भाग जाता है और यह उसके लिए घातक साबित होता है। एक और 11 साल का लड़का एक खोए हुए अजनबी को रास्ता दिखाता है और यह मदद भी उसके लिए घातक साबित होती है। बच्चे ज्यादातर अनजान होते हैं कि सड़कों पर कोई उनके लिए घात लगाए बैठा हो सकता है। आज हम आपको दिखा रहे हैं एक ऐसा केस जिसमें मेरे और आपके जैसे एक साधारण नागरिक ने सामने आकर एक होने वाले जुर्म को पूरा नहीं होने दिया। देखते हैं पंजाब का ये दिल को छू देने वाला केस। हमने कहा ना नहीं देंगे, तो अरे बापू बोले नहीं देंगे, फिर बार बार काहे पूछते रहिए दोगे या नहीं दोगे? काहे नहीं दोगे? अरे बुढ़बक, तोरी अम्मा और हम दिन रात मजदूरी करते हैं, पीठ की हड्डी तुड़वा तुड़वा के 100-200 रुपया कमाते हैं। उसमें से 50 रुपया तुमको सिनेमा देखने के लिए दे दें। रो रो कर टीवी खरीदवाया, इसमें काहे नहीं देखता अपना सिनेमा? ये टीवी नहीं डिब्बा है, इस पर कुछ नहीं आवत। तो बाजार में वो जो बड़ा बड़ा टीवी का दुकान है ना, वो का बाहर खड़ा होकर देख। स्कूल में 50 नंबर ले आओ, दे देते हैं 50 रुपया। बैठा चुपचाप बैठा, खाना खत्म करा। नहीं चाहिए हमका गंदा खाना, गंदे माँ बाप, हर चीज ना हम घर छोड़कर जा रहे। रोको मत, ऐसे गुस्सैल को हम लोग पालने लगे ना, एक दिन ही हम लोग को बेच देगा। ओ भाई, हाँ? आपको गीता मौसी का घर मालूम है? कौन गीता मौसी? हमारी अम्मा की बहन। रहती कितने? यही बठिंडा में। बेटा बठिंडा तो बहुत बड़ा है, बठिंडा में कहाँ रहती है? एड्रेस तो बता। बोलो ना भाई। मेरे को क्या पता यार, पूरे बठिंडा में 1000 गीता मौसी है, और मेरे को क्या पता तेरी वाली कौन सी है। जाए द्रौपदी हाँ ये व्याह जंदे ने सवेरे सवेरे। वो दिखने में बिल्कुल हमारी अम्मा जैसी है। तो पुत्र, जब तेरी अम्मा को ही नहीं मैंने देखा तो तेरी मासी को कैसे पहचानूंगा? कहाँ मिलेगी वो? कहाँ ढूंढूं उसे? घर से भागा है ना? एक काम कर, ट्रेन पकड़ और वापस अपने घर चला जा। अरे सुन, इधर आ। ये ले। अच्छा चल ले, ये ले। अब वापस सीधा अपने घर चला जा, ठीक है? चल जा। इंदौर 449 इंदौर
क्या बात है बेटा, गुम हो गए हो? नहीं तो फिर यहाँ अकेले कैसे? तुम्हारे घर वाले कहाँ हैं? हम यहाँ अकेले आए हैं। कहाँ से? मुक्तिगढ़। मुक्तिगढ़। तो बेटा यहाँ कौन है तुम्हारा? हमारी मौसी यहाँ बठिंडा में रहती है, हम उनका ही घर ढूंढ रहे हैं। क्या नाम है उनका? गीता मौसी। अरे तुम गीता जी के भांजे हो? आप गीता मौसी को जानते हैं? उनका घर मालूम है हमको? हाँ, वो हमारे घर से बस 2 मिनट के रास्ते पे रहती हैं। चलो हम तुमको छोड़ाए वहाँ पे हैं? तुमको देख के बहुत खुश होंगी वो। आओ चलो। तभी मैं सोचूं तुझे कहाँ देखा है। तू बिल्कुल गीता जी की तरह दिखता है। हाँ, गीता मौसी बिल्कुल हमारी अम्मा जैसी दिखती है। सचिन को अपने चंगुल में फांसने के ठीक 1 महीने बाद इसी आदमी ने एक और 11 साल के बच्चे अर्जुन को भी अगवा कर लिया था, जब अर्जुन अपने घर के बाहर गली में खेल रहा था। पंजाब के एक शहर में हुए इस हादसे में इन दोनों बच्चों के साथ जो हुआ वो एक रोंगटे खड़े कर देने वाली दास्तान है। बेटा यहीं रहते हो? हाँ, क्यों? कौन सा घर है तुम्हारा? ये सामने वाला। पर क्यों पूछ रहे हो? बेटा देखो, मैं इन गलियों में 2 घंटे से घूम रहा हूँ, मुझे मेन रोड नहीं मिल रहा है। अरे भाई, आसान तो है। यहाँ से सीधा जाओ, फिर लेफ्ट लो, सामने एक छोटी सी दीवार आएगी, उसके ऊपर से कूद कर पहला राइट, वापस राइट, फिर लेफ्ट, फिर राइट, सामने रोड होगा। देखो बेटा, आसान नहीं मेरे लिए, मैं बहुत देर से घूम रहा हूँ, फिर भटक गया तो एक मेरी मदद कर दो ना, मुझे मेन रोड तक छोड़ दो ना बेटा। देखो मैं बहुत थक गया हूँ घूम घूम के, छोड़ दो। ठीक है, चलो। बेटा यार, घर पे कौन कौन है? मैं हूँ, पापा है, मम्मी है, और मेरा छोटा भाई कृष्णा भी है। अरे वाह, छोटा भाई भी है? तब तो बड़े मजे होंगे तुम्हारे, हैं? हाँ। अच्छा अच्छा, इधर से ना बेटा, आओ आओ। यदि किसी भी बहरूपिये ने मानव या सलोनी का रूप लिया होगा तो वो इस चक्र के आर पार जाते ही पकड़ा जाएगा, हमें उसका असली चेहरा नजर आ जाएगा। हाँ भाई, तेरे अर्जुन भैया कहाँ है? बाहर खेल रहे हैं फुटबॉल के साथ। जाके बोल अभी के अभी मम्मी ने बुलाया है, आके चाय नाश्ता कर ले, उसके बाद फुटबॉल खेल। आप बुलाओ, मैं भैया के साथ बात नहीं कर रहा हूँ। तुम लोगों का झगड़ा अभी खत्म नहीं हुआ? कभी खत्म नहीं होगा। तू चुपचाप जाता है तो 2 थप्पड़ लगाऊं या फिर तेरा ये रिमोट छुपा दूं? सही जगह पे लगा ये डाइनिंग टेबल। हाँ। अभी तुम्हारे बॉस आएंगे ना। बाहर नहीं है का क्या मतलब? कहीं और करने गए होगे मम्मी? कहाँ? मुझे नहीं मालूम। ठीक है, मैं ही देखती हूँ। अर्जुन, भाभी जी, अर्जुन को देखा क्या कहीं? पंकज, अर्जुन को देखा कहीं? अर्जुन को तो नहीं देखा। एक काम करना, कहीं दिखे तो भेज देना घर। हाँ? आज तो पीटूंगी उसे। क्या हुआ नीता दीदी? अपना अर्जुन दोपहर से गायब है, यही खेल रहा था, पता नहीं कहाँ चला गया। 6 बजने आए हैं। 6 तो बजे दीदी, आ जाएगा। क्या हुआ? देखिए ना अपना अर्जुन, दोपहर से कहीं नहीं दिख रहा है। अरे होगा मोहल्ले में कहीं अपने दोस्तों के साथ। अब बच्चा तो है नहीं कि घर का रास्ता भूल जाए, आ जाएगा। कृष्णा कहाँ है? पूछो उससे, उसे पता होगा। कृष्णा, ए कृष्णा! क्या हुआ? दोपहर में ये दोनों रिमोट के लिए झगड़ रहे थे, उसके बाद वो बाहर खेलने गया। मेरे पास एक गेम है, लेकिन ये सबके लिए नहीं है। हो क्या रहा? छोड़ उसे, छोड़ उससे। मम्मी देखो ना, सुबह से खेल लेके जा रहा है। मुझे फुटबॉल देखना है। बोल ले इसको रिमोट दे दे। मेरे सीरियल का टाइम है। तेरे
जोर से। मार क्यों रहा है तू उसे? इसको और कोई तरीके से समझ थोड़ी आता है। हाँ पापा, लखन मामा ने इसको सर पे चढ़ा के रखा है। ये छोटा तो क्या, मैं कौन सा बड़ा हो गया हूँ? इसकी साइड ही लेते रहो आप हमेशा। मैं किसी की साइड नहीं लेती हूँ। अभी खाने का टाइम है तो कोई भी टीवी नहीं देखेगा, और खाने के बाद भी पापा और मामा आए तब तक दोनों आधा आधा टाइम टीवी देखेंगे, समझ गए? ये अपना हिस्सा देख चुका है। ये शाम तक से मैं टीवी देखूंगा। क्या कर रहे हो तुम? मेरी दाल जल गई। तुम लोगों के चक्कर में मेरी दाल जल गई। हम तीनों ने खाना खाया, उसके बाद मैं अंदर जाके सो गई। उठी तो देखा कृष्णा अकेले टीवी देख रहा था। कहाँ गया तुम्हारा भाई? मैं क्या जानूं पापा, मैंने तो सब जगह देख लिया पर वो कहीं नहीं मिला। मैंने भी पूरा मोहल्ला छान मारा, हर जगह पूछा, किसी ने नहीं देखा है उसे। अरे दीदी टेंशन ना लो, मैं आता हूँ जरा चक्कर लगा के। बैठ गया वो कहीं फुटबॉल देखता हुआ। रुको मैं भी आता हूँ तुम्हारे साथ। बीच वाले मोड़ पे मिलते हैं, ध्यान से देखना। जी जी दादी। क्या हुआ? इधर का पूरा इलाका छान मारा, कहीं नहीं है। उधर भी नहीं है, कहीं दिख नहीं रहा। अनीता, कृष्णा, कृष्णा इधर आ। बेटा अर्जुन ने कुछ तो कहा होगा। कहाँ जा रहा है, किसके साथ जा रहा है? बाहर कोई नहीं खेल रहा था फुटबॉल, बस वो फुटबॉल लेके चला गया बाहर। फुटबॉल? फुटबॉल तो यही है। जीजा जी अब पुलिस को खबर कर ही देते हैं। इन दोनों के झगड़े तो रोज ही होते रहते साहब जी, पर आज तक अर्जुन कभी गुस्से में ऐसे कहीं चला नहीं गया है। साहब हमारा लड़का भागने वालों में से नहीं है। मनोज, ये इतना पोर्शन ब्लॉक करवा के पूरे डिवीजन में सर्कुलेट करवा दो और नाइट पेट्रोल को अलर्ट पे करो। ठीक है सर। अभी आप लोग घर जाइए। देखिए मैं जानता हूं कि नींद नहीं आएगी, पर भरोसा रखिए, हम पूरी कोशिश करेंगे कि सवेर होने से पहले पहले आपके बच्चे को ढूंढ लिया जाए। अर्जुन ऐसा भागेगा नहीं, मुझे लगता है कुछ हुआ होगा। मतलब किसी ने उठा लिया क्या उसे? अरे कहाँ कहाँ दिमाग के घोड़े दौड़ा रही हो तुम? शांति रखो, कहीं फंस गया होगा, पुलिस ढूंढ लेगी उसे। जीजा जी हमने भी अपनी तरफ से कुछ करना चाहिए, क्यों ना हम अर्जुन के पोस्टर छपवाएं। हाँ सही कह रहा है तू। मेरे दोस्त सुखबीर का प्रिंटिंग प्रेस है, कल सुबह वहीं छपवाते हैं। अपने रिश्तेदारों से पूछा आपने? हम लोग इंदौर के हैं, हमारे सारे रिश्तेदार वहीं रहते हैं। फोन किया आपने वहाँ पे? साहब मैंने फोन किए थे, पर इंदौर इतनी दूर 11 साल का लड़का कैसे और क्यों जाएगा? मैं आपसे फिर से कह रही हूँ सर, मेरा बेटा ऐसे गुस्से में घर से भाग ही नहीं सकता। आप दोनों में से कभी किसी के साथ कोई झगड़ा वगैरह हुआ, कोई धमकी? नहीं साहब, हमारी किसी से दुश्मनी नहीं है। कोई पैसे का लेन देन का मामला? साहब मैं और इसका भाई लक्ष्मण दोनों फैक्ट्री में काम करते हैं, बहुत ही कम तनख्वाह है, लेकिन आज तक किसी से कर्ज नहीं लिया। और फिर क्यों कोई मेरे बच्चे को फिरौती के लिए उठवाएगा? क्या मिलेगा उसे? सर सारे हॉस्पिटल सारे मॉर्ग्स में चेक किया, कुछ भी नहीं मिला। बच्चे के फोटो सारे डिवीजन में भेज दिए गए। मनोज 2 दिन गुजर गए, बच्चे का कोई अता पता नहीं कि बच्चा कहाँ है। बच्चा 14 साल का होता तो मान लेते कि शायद अपनी मर्जी से कहीं चला गया होगा, लेकिन 11 साल का बच्चा
ऐसे कैसे कहीं जा सकता? जरूर उसे किसी ने उठाया होगा। लेकिन सर फिरौती की कोई कॉल नहीं आई अभी तक। बैगिंग माफिया ट्रैफिकिंग ग्रोह का हाथ हो सकता है। सर बैगिंग माफिया और ट्रैफिकिंग दोनों काफ़ी फास्ट होते हैं। बच्चे को यहाँ से उठाया 24 घंटे के अंदर कहीं किसी दूसरे शहर में भेज दिया। ट्रैफिकिंग से ज़्यादा मुझे बैगिंग माफिया लगता है क्योंकि लड़का है। वही तो, तुम बैगिंग माफिया को कुरे दो, खबरियों को काम पे लगाओ। इससे पहले कि वो बच्चे को लेकर पंजाब से या बठिंडा से बाहर जाएं, हमें किसी भी हालत में बच्चे को ढूंढना है मनोज। जिस आदमी ने अर्जुन को अगवा किया था, जाहिर सी बात थी कि उसके पास कोई ठोस मकसद था। ये वही आदमी था जिसने 1 महीना पहले भटिंडा रेलवे स्टेशन से उत्तर प्रदेश के सचिन नाम के एक लड़के को अगवा किया था, जो अपने घर से भागकर आया था। और अर्जुन को गायब हुए अब 4 दिन हो चुके थे। लस्सी दो। शांति, आज एक बच्चे को मैंने भीख मांगते हुए देखा। पता नहीं, बड़े जाना पहचाना सा लगा। आपको तो सड़क का हर बच्चा जाना पहचाने लगता है जी। पता नहीं, मेरे मन में ना एक ख्याल आता है कि आखिर ये बच्चे भीख क्यों मांग रहे हैं? क्यों? अपने माँ बाप की वजह से या कोई और कारण है? शांति, मैं रोज़ इन बच्चों को ना भीख मांगते हुए देखता हूँ। ये बच्चे रोज़ बदल जाते हैं। एक दिन एक जगह पे होते हैं, अगले दिन नहीं होते। और जब मैं इनसे बात करने जाता हूँ तो भाग जाते हैं। क्या लगता है तुम्हें, ये अपनी खुशी से भीख मांग रहे हैं या ये बच्चे डरे हुए हैं? देखिए जी, ये सब ना आदत की बात होती है। इंसान एक बार भीख के लिए हाथ फैला दे ना, उसके बाद उसको आदत हो जाती है। और रही बात आपसे दूर भागने की, तो ज़रूर उनके माँ बाप ही सिखाते होंगे कि कोई ज़्यादा सवाल वाल करे तो बस भाग निकलो। और की पता नहीं, लेकिन जिस बच्चे को आज दोपहर को मैंने देखा ना, ज़रूर देखा होगा किसी दूसरे सिग्नल पे भीख मांगते हुए। नहीं शांति, मैंने उसको अपने आसपास, अपने मोहल्ले के आसपास देखा है, और तब वो भिखारी नहीं था। की गल कर रहे हो तुसी? हमारे बगल वाले मोहल्ले से 4-5 दिन से एक बच्चा गायब हुआ है। पोस्टर भी लगे हुए। अच्छा, पर मेरे को नजर नहीं आए पोस्टर। कितने दिन हो गए गायब हुए बच्चे को? यही कुछ 4-5 दिन से पोस्टर लगे हुए हैं। किराने वाली दुकान पे भी देखे हुए हैं। जी, मेरा नाम ब्रजेंद्र काजला है जी। मैं यहाँ गुरु कृपा महल्ले से हूँ। मैंने आपके बच्चे का पोस्टर देखा जी। आपने देखा उसे? कोई खबर? अर्जुन नाम है उसका, 11 साल का है। आप बताइए ना। जी, दरअसल मैं आपके महल्ले से कई दफ़ा गुजर चुका हूँ जी, और तब मैंने मेरे ख्याल आपके लड़के को यहीं बाहर खेलते हुए देखा जी। फुटबॉल खेलता है शायद वो। हाँ, खेलता है। आपने देखा है उसे कहीं? बताइए ना। पोस्टर देखा जी, तब मेरे को यकीन हो गया कि ये वही बच्चा है। अरे बताएंगे भी, कहाँ देखा है? मैंने एक लड़के को भीख मांगते हुए देखा जी, और मुझे लगता है वो आपका लड़का ही है। कहाँ देखा आपने? जनाब, हनुमान चौक के पास एक लस्सी की दुकान है जी। मैं वहाँ से लस्सी पी के निकल रहा था, तब देखा जी उसे। मैं पास गया, मैंने नाम पूछा, और इतने में 2 बच्चे आए जी और उसे अपने साथ खींच के ले गए जी। ये हमारे बगल के मोहल्ले में रहते हैं। इन्होंने पहले भी हमारे अर्जुन को हमारे मोहल्ले में देखा है। साहब, इन्होंने जिसे देखा ना, वो जरूर मेरा बेटा अर्जुन होगा साहब। जनाब, मैंने उसी पेड़ के नीचे देखा था जी। आपने लड़के से नाम पूछा तो हो सकता है वो गैंग अलर्ट हो गया और उस बच्चे को शायद यहाँ ना बिठाएं। तो कहीं और बिठाएंगे ना सर? आप पता कर सकते वो कहाँ है? जनाब, मैंने उनमें से कई बच्चों को कई बार स्टेशन की मार्केट में घूमते देखा जी। दरअसल जनाब, हर जगह दिख जाते हैं जी ये बच्चे। होते अलग अलग हैं मगर एक जैसे ही लगते हैं।
मानो अपने हो। मनोज, एक काम करो, अलग अलग टीम बना के फैल जाओ, इस भिखारी नेटवर्क को अंदर बाहर करो। कहीं ना कहीं ये बच्चा हमें जरूर मिलना चाहिए। राइट सर। ये सवाल उनके मन में भी उठता है जो इन बच्चों के प्रति सहानुभूति महसूस करते हैं, और उनके मन में भी जिन्हें इन बच्चों से घिन आती है। आखिरकार ये बच्चे इतना घिनौना काम करने के लिए राजी कैसे हो जाते हैं? सब कुछ छोड़ छाड़ कर भाग क्यों नहीं जाते? क्या ये काम उनसे जबरदस्ती करवाया जाता है, या फिर जबरदस्ती उनके साथ कुछ किया जाता है जिसकी वजह से उनके दिमाग पर कंट्रोल किया जाता है? और अगर ऐसा है तो वो सब कैसे होता है? अर्जुन बेटा, आप हमें बता सकते हो आपके साथ क्या हुआ था? देखो, डरो नहीं, अभी तो यहाँ सब लोग हैं ना, मम्मी है, पापा है, भाई है, मामा है ना? बोलो, आपके साथ क्या हुआ था और किसने किया? बोलो। फिर भी वो लोग मुझे ढूंढेंगे, वो हर जगह होते हैं। कौन लोग? वही लोग सर। जब मैंने पापा और मामा को देखा, वो मुझे देख रहे थे, मैं तब तक उनकी तरफ नहीं बढ़ा जब तक वो खुद मेरे पास ना आए। फिर भी मैं पापा की तरफ भागा, वो मुझे देख रहे थे, उनकी आंखों में गुस्सा था, मुझे लेने फिर आएंगे। नहीं नहीं, वो अभी आपको यहाँ से नहीं ले जा सकते। आप जानते हो ना हम कौन है, हम पुलिस अंकल है ना? तो अब आपको यहाँ से ले जाने की हिम्मत नहीं कर सकते। बस एक बार आप हमें उनका नाम बताओ, फिर देखो हम उनका क्या हाल करते हैं। महेश भाई। रेलवे पुलिस को इस महेश भाई के बारे में अलर्ट करो। रेलवे पुलिस ने सारा स्टेशन छान मारा। ना सिर्फ ये महेश गायब है, बल्कि इसकी गैंग के सारे भीख मांगने वाले बच्चे भी गायब हैं। मनोज, जब से हमने अर्जुन को इसके चंगुल से छुड़वाया है, वो घबरा गया होगा, इसलिए पूरे गैंग के साथ गायब हो गया। सर, अर्जुन उनके साथ रहा है, वो सबसे वाकिफ है, वो जरूर कोई ना कोई लीड दे सकता है। बिल्कुल, लेकिन मनोज, वो छोटा बच्चा है, अभी डरा हुआ है, घबराया हुआ है। पता नहीं उस मासूम ने क्या क्या देखा होगा, क्या क्या सहा होगा। अभी उसे उसके माँ बाप के पास रहने दो, कल सवेर उसके साथ आराम से बात करेंगे। और क्या तू बेटा,
सब कुछ। अर्जुन, मैं गुस्सा नहीं था सर। मेरे भाई के साथ रोज फाइटिंग होती है। मैं फुटबॉल प्रैक्टिस कर रहा था तो वो सामने से आया। देखो मैं इन गलियों में 2 घंटे से घूम रहा हूँ, मुझे मेन रोड नहीं मिल रहा है। मुझे लगा सच्ची में भूल गया होगा तो मैं उसके साथ गया। उसके बाद क्या हुआ? फिर मुझे याद नहीं। वो चलते चलते बात करते करते फिर जब मैं सुबह उठा तब मैं एक छोटे से कमरे में था। बहुत ही छोटा था वो कमरा। वहाँ बहुत अंधेरा भी था और बदबू भी। उस कमरे की कोई दीवार नहीं थी और कोई छत भी नहीं था, जैसे सब टिन का बना हुआ हो। आपकी बात समझ गए। आप ये बताओ कि अगर हम आपको अपने साथ लेकर जाएं तो आप उस जगह को पहचान लोगे? डरो नहीं, अब हम हैं ना आपके साथ। आपको कुछ नहीं होगा, प्रॉमिस। मुझे याद है महेश भाई हम सबको यहीं लाते थे। उस घर में? हाँ। सर, इसे फॉरेंसिक में भेजा। इस ड्रग का नाम जानना जरूरी है, अर्जुन के इलाज में काम आएगा। सर लेकिन अर्जुन के घर वालों के पास लौटने की खबर सुनकर महेश सारे बच्चों को लेकर फरार हो गया होगा। हो सकता है उसने बठिंडा ही छोड़ दिया हो। बठिंडा छोड़कर या पंजाब छोड़कर या आखिर कहाँ भागेगा? मनोज, हमें इस आदमी को ढूंढना ही होगा और उसके पास जितने बच्चे हैं सब बच्चों को उनके घर पहुँचाना है। सर अर्जुन ने एक घायल बच्चे की बात की थी लेकिन उसे देखने की बात नहीं की। जी सर, बाकी लड़के कह रहे थे उसके बारे में, लेकिन मैंने उसको इन दिनों में कभी नहीं देखा। क्या कोई और जगह है जहाँ ये महेश भाई बच्चों को रखता? नहीं पता सर। हाँ लेकिन इतना पता है कि महेश रोज हॉस्पिटल जाता है। कौन सा हॉस्पिटल, कुछ याद है? नहीं, पर बाकी लड़के कह रहे थे कि वो लड़के को दिखने जा रहा है जो बहुत बुरी तरह से घायल है। गंदा खाना, गंदे माँ बाप, हर चीज ना ना ना, हम घर छोड़कर जा रहे हैं। तुम गीता जी के भांजे हो?
आप गीता मौसी को जानते हैं? हाँ, वो हमारे घर से बस 2 मिनट के रास्ते पे रहती है। मनोज, बठिंडा के सारे अस्पताल स्कैन करो। अभी तक हमें सिर्फ इतना पता है कि 11 साल का बच्चा बुरी तरह से जख्मी है, लेकिन ये हमें पक्का नहीं पता कि इस महेश ने अस्पताल के रिकॉर्ड में अपना नाम असली लिखवाया या नहीं। सर, बच्चे की टांग टूटी है, फिलहाल ढूंढने के लिए इतना काफी है। शुरुआत गवर्नमेंट और म्युनिसिपल हॉस्पिटल से करते हैं। पुलिस को उस हॉस्पिटल तक पहुंचने में ज्यादा वक्त नहीं लगा जहां महेश ने अपने ही नाम से बुरी तरह से घायल सचिन को एडमिट करवाया था। दरअसल उस हॉस्पिटल के अधिकारियों ने अपने इलाके के सबसे करीबी पुलिस स्टेशन को इस केस के बारे में सूचित किया था। ओके सर, बच्चे का नाम सचिन मौर्य है, उसको एडमिट कराने वाले आदमी का नाम महेश है। महेश, कहीं उसका नकली नाम तो नहीं है? सर, इस बच्चे के पेरेंट्स मुक्तिगढ़ उत्तर प्रदेश में हैं। वहाँ की पुलिस उन्हें कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही है। और हाँ सर, इस बच्चे की एक मौसी है यहाँ भटिंडा में, गीता वर्मा, उनसे हमने कांटेक्ट कर लिया है। जी, मेरा नाम गीता वर्मा है, मुझे पुलिस का फोन आया था। ये सचिन मौर्य आपका भांजा है ना? जी। रात का सबसे सस्ता टिकट मिला है, परसों सुबह तक हम लोग भटिंडा पहुंच जाएंगे। हमारा लड़का ऐसा क्यों निकला जी? कभी हमारी बात नहीं सुनी, कभी नहीं। वो महेश भैया बोले वो गीता मौसी को बिल्कुल अच्छे से जानते हैं। उनके घर से खाली 2 मिनट दूर रहते हैं। फिर क्या हुआ बेटा? पहले तो वो उनका खाना खिलाए। लो खाओ, जी भर के खाओ। आज ऐसा खाना बहुत दिनों बाद नसीब हुआ होगा ना। हम दिन भर गीता मौसी के घर जाने की बात करते रहे, लेकिन वो सुनते ही नहीं थे। ये सचिन के एडमिशन फॉर्म। रिश्तेदार का नाम महेश कुमार, उसने अपना नाम महेश कुमार लिखवाया। कम से कम घर से निकलने से पहले अपनी अम्मा से हमारा नंबर ले लेते। हमारे अब्बा बापू से झगड़ा हुआ था, हम गुस्सा थे उससे, इसीलिए वो तड़गड़ रहे थे। आपको क्या मालूम था ये सब होने वाला है? सबसे अच्छे स्केच आर्टिस्ट को बुलाओ और उसे अर्जुन और सचिन के साथ बिठाओ। सर, ये महेश अभी तक भटिंडा से छू हो गया होगा। कोई बात नहीं, लेकिन अगर उसका स्केच हमारे पास होगा तो उसे ढूंढने में आसानी रहेगी। मनोज, अभी उसके पास और भी बच्चे हैं। राइट सर, ये बच्चे पता नहीं कहाँ कहाँ से उसे मिले होंगे और किन हालातों में मिले होंगे। हाँ, उन बच्चों के माँ बाप ने भी पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखवाई होगी। पता नहीं बेचारे माँ बाप की क्या हालत होगी और कहाँ कहाँ की पुलिस उन्हें ढूंढ रही होगी। महेश नाम है इसका, बच्चों को अगवा करता है और फिर उनसे चोरी करवाता है, भीख मंगवाता है, और इस वक्त ये हमारे लिए सबसे ज्यादा वांटेड है। फैल जाओ। गंजेड़ी भी होगा फिर ये? शायद। ये आदमी किसी भी कीमत पर हमें मिलना चाहिए। हमारा बच्चा, हमका माफी दे दो, अब ऐसी गलती फिर नहीं करेंगे। अच्छी बात है बिट्टू कि ये बात तुमको समझ में आ गई, लेकिन इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। अरे हम भी तो अपना गुस्सा पकड़ के बैठ गए, हमको क्या पता था तुम्हारे साथ इतना बुरा होगा रे सचिन। कितना जुल्म किया रे मुझे अल्लाह। वही है साहब जी, पक्का वही है। कहाँ है? वो जी यहीं जो स्टेशन के पास जो फैक्ट्री है वहीं सोया हुआ है। क्या हुआ मालिक? अभी तक तो कुछ भी नहीं हुआ। ले चलो इसे।
मैंने क्या कहा मालिक, मैं तो यहाँ सोया हुआ था। तुझे सुलाने के सारे इंतजाम है हमारे पास, बिना दवाई के सारे इंजेक्शन है, प्लायर सरिया सब कुछ। ले चल। मालिक मैं फिर कभी नहीं सोऊंगा यहाँ पे। मालिक मालिक मेरी बात सुनो। कुछ नहीं मिलेगा सिवाय कबाड़ के। साहब मैं यही करता हूँ, आप लोग गलत समझ रहे हो साहब। क्या ढूंढ रहे हो साहब, कुछ तो बताओ। मालिक मुझे जाने दो ना। कुछ नहीं है जनाब। और कुछ हो भी नहीं सकता। महेश भाई, बच्चों ने भी तुझे यही कहा होगा ना बार बार, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। कौन से बच्चे? वही बच्चे जो तू उठा के लाए। बोल बच्चे कहाँ? मालिक आप लोग गलत समझ रहे हो, गलत आदमी उठा ले। अरे निकालो मुझे यहाँ से, मैंने कोई बच्चे नहीं उठाए। हाँ सर, यही है। यही है वो। नसीब खराब है, मैं खुद अनाथ आदमी हूँ, दूसरों के बच्चों को उनके माँ बाप से क्यों अलग करूंगा मालिक? मालिक मालिक। पुलिस द्वारा 3rd डिग्री के बावजूद महेश बाकी के बच्चों का ठिकाना बताने से इनकार करता रहा। साहब अब आपसे क्या छुपाएं, हमारे पिटवा सचिनवा अब की चौथी बार भागा है गुस्सा। हम दोनों दिहाड़ी मजदूर है साहब, इसकी मांगों को पूरा करने की ताकत ना है हमारे पास, और ना ही इस पे नजर रखने का टेम। पुलिस में रपट लिखाने जाए तो उस दिन की दिहाड़ी गई, कहाँ कहाँ ढूंढे साहब। पिछले 3 दफा घर से पैसा लेके भागा था, पैसा खत्म हो जाता था, घर आ जाता था। इस बार देखिए हम खुद ही आ गए इसको लेने। एक बात बताएं आप, जब मैं छोटा था ना, तब मैं भी अपने माँ बाप से झगड़ा करता था, जिद करता था, लड़ता था। मुझे लगता था वो मेरी बात क्यों नहीं मानते, बहुत गुस्सा आता था। लेकिन घर से भागने के बारे में मैंने कभी नहीं सोचा, क्योंकि घर से भागने का मतलब अपने आप को मुसीबतों में डालना। जब हम घर से भाग जाते हैं मुसीबतें आती हैं ना, और फिर देखो मम्मी पापा का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। आगे से ऐसा नहीं होगा सर। देखो एक बात हमेशा याद रखो, अगर तुम्हें कोई बात बुरी लगे या कोई चीज़ चाहिए तो हमेशा माँ और बाबा को बताओ। लेकिन अगर वो किसी बात के लिए मना करते हैं, कोई चीज़ तुम्हें लेकर नहीं दे पा रहे, तो इसका मतलब ये तो नहीं ना कि तुमसे प्यार नहीं करते। प्यार तो करते हैं ना, करते कि नहीं? तो इसलिए घर से भागने के बारे में बिल्कुल मत सोचना, अपनी माँ और बाबा से बात करो। आज के बाद हम घर छोड़ के नहीं जाएंगे। वो सब भाग गए साहब, सब भाग गए। मालिक जैसे ही वो अर्जुन अपने बाप के पास भागा, वो 2-3 बंदे थे वो अपने रास्ते भाग गए। मालिक मुझे भी अपनी झोपड़ी छोड़नी पड़ी। बोल वो तीनों बच्चे तूने कहां से उठाए थे, बोल। मालिक मैं बच्चे नहीं उठाता, मैं खुद बेसहारा बेहालात हूँ। इस बड़े शहर में गुम हुए बच्चों को मालिक मैं सहारा देता हूँ, उनको काम देता हूँ, वो काम सिखाता हूँ। मालिक मैं नहीं होता तो पता नहीं वो किनके हाथ लगे होते। बहुत बड़ा फरिश्ता बनता है तू, बच्चों का मसीहा है तू। तेरे काका का नाम क्या है ये बता, कौन से गिरोह के लिए काम करता है ये बता साले। मैं किसी गिरोह के लिए काम नहीं करता हूँ मालिक, मैं तो ये भंगार का काम करता हूँ, और बच्चे भी यही करते हैं अपनी खुशी से, अपनी मर्जी से साहब। अपनी मर्जी से? हाँ तो बच्चों को इंजेक्शन लगाता था ना, हाँ अब हम तुझे इंजेक्शन लगाएंगे, वो भी बिना दवाई वाला, सिर्फ सुई के साथ। बोल। मालिक मालिक मैं किसी बच्चे को इंजेक्शन नहीं लगाता था मालिक। बोल जल्दी बोल। दरअसल महेश अच्छी तरह से जानता था कि बाकी के बच्चे कहां हैं, और काफी 3rd डिग्री के बाद आखिरकार उसने अपनी जुबान का ताला खोला। पता शांति, वो चंदन कॉलोनी वाला लड़का, वो अर्जुन, उसके पोस्टर छपे थे, वो अपने घर वापस लौट गया। कमाल करती हो तुसी,
पूरे मोहल्ले ने पता है कि वो लौट आया। अरे इतना ही नहीं, पुलिस ने एक और बच्चे को भी ढूंढ निकाला उस भिखारी गैंग से, और उसको भी अपने माँ बाप के साथ वापस भेज दिया है यूपी। बड़ी चंगी गल है जी। अच्छा, उस गिरोह में और भी बच्चे थे ना, उनका क्या हुआ? इतना तो नहीं पता, पर हाँ उस गिरोह के सरदार को पुलिस ने पकड़ लिया है और एक बच्चा अभी मिलना बाकी है। कोई गल नहीं जी, ये महेश बताए ना बताए, लेकिन इस तीसरे बच्चे को हम ढूंढ के रहेंगे। जनाब मैं पक्का तो नहीं बता सकता जी, क्योंकि महेश जो है वो बच्चों को कई बार दिन में 2-2 बार इंजेक्शन दे देता था। जनाब ये बच्चे कहाँ इस चक्कर में फंस जाते हैं। बच्चों का असली घर अपने माँ बाप के साथ है, प्यार और सुरक्षा के माहौल में। सही गल है जी। वैसे ब्रजेंद्र जी, अर्जुन को इस प्यार और सुरक्षा के माहौल में वापस लौटाने में आपका बहुत बड़ा हाथ है जी। और इनफैक्ट अगर सचिन आज अपने माँ बाप के साथ है तो वो भी सिर्फ आप ही की वजह से। हमारा पूरा डिपार्टमेंट आपका बहुत धन्यवादी है जी। थैंक यू वेरी मच। और रही सचिन और अर्जुन के माँ बाप की बात, तो वो तो आपको ज़िंदगी भर दुआएं देंगे जी। बस जनाब मेरी भी यही दुआ है जी कि बाकी के बच्चे भी जल्द से जल्द अपने घर वापस लौट जाएं। अपने आप को पैदाइशी अनाथ बताने वाले और महेश को अपना सब कुछ कहने वाले पिंकू और विक्की की कोर्ट में पेशगी के बाद उन्हें चाइल्ड केयर कमेटी के हवाले कर दिया गया है। उम्मीद की जा रही है कि ये दोनों अपना अतीत भुलाकर एक नए सिरे से आम बच्चों की तरह अपनी जिंदगी बसर कर पाएंगे। छोटू अभी तक लापता है। पुलिस को गहरा शक है कि महेश के खुफिया शिकंजे में और भी बच्चे हो सकते हैं जिनके बारे में वो खामोश है। पुलिस उससे लगातार पूछताछ कर रही है। उस पर आईपीसी की धारा 363A के तहत बच्चों के अपहरण और भीख मंगवाने के लिए अपाहिज करने के चार्जेस लगाए गए हैं। उस पर आईपीसी की धारा 506 भी लागू हुई है फॉर क्रिमिनल इंटिमिडेशन। आज के इस केस में अर्जुन और सचिन घर लौट पाए। 2 और बच्चों को भी छुड़ाया गया। इन बच्चों के अपहरणकर्ता महेश का कहना है कि वो खुद इस व्यवसाय में जबरदस्ती लाया गया है और उसे अपने बचपन की कोई याद नहीं। दर्द और ड्रग्स का मिश्रण बचपन और उसकी यादों का सफाया कर देता है। सड़क पर शून्य भाव से भीख मांगने वाले बच्चों में से कितने ही वाकई अनाथ हैं और कितने ड्रग्स लेकर अपने अपहरण की यादों को भुलाने की कोशिश करते हैं। क्राइम पेट्रोल की टीम ब्रिजेंद्र काजला को सैल्यूट करती है, जिन्होंने भीख मांगते बच्चों को पैसे देकर उनसे मुंह नहीं फेरा बल्कि उनके बारे में और जानने की कोशिश की, और आज उसी वजह से 4 बच्चों को जिंदगी का तोहफा मिला है। गांव के चौपाल में अपनी बहन का सर काटकर ये 2 फारूकी भाई कौन सी और कैसी वापसी हासिल कर रहे थे, ये जानने के लिए हमें 6 महीने पीछे जाना होगा। गांव काशमगढ़, उत्तर प्रदेश। अमीना, 2 बाल्टी पानी और लेके आए। आपा हमें ना दूसरा काम है। क्या काम है तुझे? नल के पास भीड़ लग जाएगी, जाके लेके आ। आपा फिलहाल ना हमारा पानी भरने का कोई मूड नहीं है। अमीना कहाँ जा रही है बेटा? अम्मी आप भी ना ऐसे काम से बाहर जाते वक्त टोकना जरूरी है क्या? पर जा कहाँ रही है? एक काम है, जरूरी निपटा कर आते हैं। सुन अमीना, बेटा घर के काम से भी जरूरी कोई चीज होती है क्या? अच्छा कहिए, जल्दी कहिए। जा अशरफ भाई की दुकान पे जा, वहाँ से 1 किलो दाल और 2 रुपए के मेथी दाना और हाँ आधा किलो सेला चावल लेके आना। ठीक से तुलवाना और ये ले पैसे गिन कर देना, संभाल के जा। अम्मी लाइए। अम्मी, मेम साहब को जरा 2 बाल्टी पानी लाने के लिए कह दीजिए। हम कहते हैं तो इनका मूड शूट बीच में आ जाता है। अरे मेरी प्यारी आपा जान, अल्लाह ताला ने माशाल्लाह अच्छे खासे हाथ पैर दिए। 2 बाल्टियाँ तो यूँ ले आएंगी आप नहीं? अमीना ये ना, ये तो मैं खाना देकर। अरे अमीना अब ऐसा मुंह क्या बना रही है? बेटा ये तो मेहनत करने के दिन है ना, जा जाते हुए भी दे आना। हाँ भाई, मेहनत ही करने की तो उम्र है। और कुछ बचा है? जा जा। नाविक भाई, साहिल भाई, खाना लाए आपके लिए। यहाँ पर रख दें क्या? हाँ वहीं रख दे। खा लीजिएगा, ठीक है हम जा रहे हैं।
हाँ खुदा हाफिज। हाँ खुदा हाफिज। नावेद भाई, इसके पैर नहीं पंख हैं, जब देखो तब उड़ती रहती। सही कह रहे हो। पता नहीं किस बात की इतनी जल्दी रहती है इसे। खुद पूरे दिन तितली की तरह यहाँ वहाँ उड़ती रहती है और पूरे घर को भी नचाती रहती है। हाँ 50 रुपये हो गया। अरे आ रहा हूँ मियाँ, आ रहा हूँ, थोड़ा सब्र तो करो यार। ठीक है शाकिर जी, दुकान का ध्यान रखना, आता हूँ। कहो क्या चाहिए? 1 किलो मसूर की दाल, आधा किलो सेला चावल और 2 रुपए की मेथी दाना। ऐसे क्या घूर रही हो, आंखों से चीर दोगी क्या? अरे मेरे हीरो, तू परमिशन दे देना तो कच्चा चबा जाऊं तुझे कोफ्ते की तरह। कर बेशरम कहीं भी। ये ले। अच्छा अम्मी से बात की? हाँ की। तो कब आ रही है हमारे घर? पहले तुम्हारे अब्बू से बात करेंगे, उसके बाद तुम्हारे घर आएंगे। अब तक क्यों नहीं आई? आ जाएंगे। देखो शकील में हम हमारी ट्रेन नहीं छूटने देंगे। हाँ, आज शाम तक का वक्त है आपके पास। आपकी अम्मी हमारे घर पर रिश्ता लेकर आ जानी चाहिए, वरना हम खाने पे अब्बू से कह देंगे कि तुम्हारी अम्मी से हमारे रिश्ते की बात कर ले। बस समझ गए ना? अमीना, अमीना सुनो। अब्बू, अब्बू। क्या हुआ अमीना, गांव में जलजला आ गया क्या? अब्बू आप शकील की अम्मी से कब बात करेंगे? अब्बू जवाब क्यों नहीं दे रहे हमें? अरे बात करेंगे, लेकिन पहले उनको बात करनी पड़ेगी ना। हाँ तो इतवार को आ रहे हैं वो लोग घर पे। तुझे किसने बताया? अब्बू हम बता रहे हैं ना आपको, वो आ रहे हैं इतवार को घर पे। देख अमीना, तू बड़ों के बीच में ना पड़े तो अच्छा है। अरे कैसे ना पड़े अब्बू, मतलब आप लोगों के पहले आपके चक्कर में हमारी गाड़ी छूट गई तो? अब्बू हमें ना बूढ़ी दुल्हन नहीं बनना। और वैसे भी आप सब तो जानते हैं ना कि बचपन से हमारा दिल कितना जुड़ा हुआ है शकील के साथ, तो बस निकाह तो हम उन्हीं से करेंगे। बेटा वो सब ठीक है, लेकिन हाँ तो बस अब्बू इतवार को वो लोग हमारे घर पर आ रहे हैं ना, तो आप सारी बातें कर लीजिएगा और निकाह की तारीख तय कर लीजिएगा। बस हम ये बात जाकर अम्मी को भी बता देते हैं। ठीक है, अल्लाह हाफिज। अमीना, अरे ऐसा कैसे? अमीना, अमीना थोड़ी हया रख बेवकूफ। अरे भाभी जान, इतना तो शर्मा रहे, अब इससे ज्यादा ना हमसे नहीं होगा। वो देखिए जीनत मैडम को, बेचारी जल भुन के ना राख हुई जा रही है। नहीं अब चाबी ठंडी चाय पिलाएगी? हाँ। अम्मी शुक्रिया बेटा। पूरे 4 चम्मच चीनी भरकर डाली है मेरे हीरो। अब हैरत। अमीना बेटा तुम अंदर जाओ। अम्मी हमें सुनना है क्या बातें हो रही है? ये बचपन से ही ऐसी है, थोड़ी सरफिरी सी। क्यों शकील मियाँ, झेल लेंगे ना आप हमारी बहन को? अरे नाविद भाई, उसकी तो बहुत प्रैक्टिस है इन्हें। मतलब हम कह रहे थे अभी रिश्ता पक्का समझे ना? तेरे सलाह मशवरे के बिना कैसे कोई बात पक्की हो सकती है मेरी अम्मा? अरे भाई हम तो बिल्कुल रजामंद है। और रही बात शकील मियाँ की, तो वो तो मरे जा रहे हैं हमें बेगम बनाने के लिए, तो बस और क्या चाहिए, वो तो कभी मुकरेंगे ही नहीं। तबस्सुम बहन, हमें इन दोनों के रिश्ते से कोई एतराज़ नहीं। बस बहन, अमीना की आपस जीनत के हाथ पीले हो जाएं पहले, फिर इन दोनों की निकाह के लिए एक अच्छी सी तारीख निकलवा लेंगे। बहन आप ये बात बिल्कुल ठीक कह रही हैं। बड़ी बहन के निकाह से पहले छोटी बहन का निकाह कैसे हो सकता है? और ये दोनों तो बचपन से खेले कूदे हैं साथ में, इनकी कौन सी गाड़ी वाड़ी छूटे जा रही है? क्यों? अम्मी कहाँ जाएंगे? रमीज़ाबाद, तेरे चचा जान रहते हैं वहाँ, उन्हीं के यहाँ रुकेंगे। अमीना ने ऐसा क्यों किया?
ए नावेद, कहाँ जा रहा है तू? पता नहीं। गांव मत ही जाना, पुलिस किसी भी समय पहुंच सकती है, समझा? अमीना है साहब, हमारे गांव के सलीम फारूकी की बिटिया। किसने किया ऐसा? वो साहब उसी के दोनों भाइयों ने मिलकर बड़ी बेरहमी से मार डाला उसको, नावेद और साहिल फारूकी। साहब वो अमीना को वहां से घसीटते हुए लाए थे। हम सब हक्का बक्का रह गए, मुंह से एक लफ्ज भी नहीं निकला। फिर नावेद ने अमीना का सर हाथ में लेकर के गांव वालों को धमकाया भी साहब। ये दोनों फारूकी बंधु चले कहाँ गए? बाकी के परिवार के लोग कहाँ हैं लड़की के? वो तो भाग गए साहब। गांव की चौपाल पर दिन दहाड़े सबके सामने लड़की को मार डाला, सबने देखा, लेकिन किसने उन्हें पकड़ा नहीं, किसने उन्हें रोकने की कोशिश नहीं की। क्यों? पूरा का पूरा गांव मिला हुआ है क्या उनसे? नहीं साहब, हमें लगा उनका निजी मामला है। कौन सा निजी मामला है? गांव की चौपाल तक घसीटा गया, फिर गला काटकर सुलझाया गया। गांव की बाकी लड़कियों को भी धमकियां दी गई और किसने आवाज तक नहीं उठाई उनके खिलाफ। साहब हम कबूल करते हैं कि उन दोनों ने बहुत बड़ा गुनाह किया है, लेकिन ये लड़की, ये अमीना भी ऐसी बेकार की जिद किए बैठी थी कि। हाँ साहब, पूरी बिरादरी की नाक कटा रही थी, इसे घर वापस आना चाहिए था। कहां से घर वापसी होनी चाहिए थी अमीना की? अरे मैडम थोड़ा मुस्कुराओ तो सही, लड़के को ये तो लगे कि लड़की देखने आया हूं, मैयत में नहीं। जाओ। हमारी बिटिया आपका घर बहुत ही अच्छे से संभाल लेगी, पढ़ लिख भी लेती है थोड़ा बहुत। जैसे चीनी घुल जाती है ना दूध में, ठीक उसी तरह ये आपके खानदान में ऐसे मिल जाएगी। बहन आप पहचान ही नहीं पाएंगी कि ये आपकी बहू है या बेटी। हमारी दोनों बेटियां घर काम में बहुत मजी हुई हैं और फिर जीनत तो खाना भी बहुत अच्छा बना लेती है। तो लियाकत भाई, हाँ समझे इस रिश्ता को, निकाह की तारीख पक्की करें। सलीम भाई, हमने तो देख ही लिया है जीनत को, जरा अपने परिवार वालों की भी राय ले लें। एक हफ्ते का वक्त दो हमें, आज ही तो देखा है, एक दिन में ऐसे थोड़ी ना होती है। अब्बू अब तो 4 महीने हो गए, आप लोग जीनत के लिए लड़का देखे जा रहे हैं, कुछ हो ही नहीं रहा है। अल्लाह की मर्जी है बेटा, हर चीज का एक सही वक्त होता है। पर अब्बू कहीं पर ये तो नहीं लिखा है ना कि छोटी बहन की शादी बड़ी बहन से पहले नहीं हो सकती? लिखा तो नहीं है, लेकिन होता भी नहीं है, रिवायत है ये। अब्बू मान लीजिए खुदा ना खास्ता अगर बड़ी बहन का निकाह कभी हो ही ना, तो इसका मतलब क्या ये है कि छोटी बहनों का भी निकाह कभी ना हो, वो बिन ब्याह ही रह जाए? बकवास ना कर, सब रखो, जीनत का जल्द निकाह होगा, फिर तुम्हारा भी हो जाएगा। अब्बू देखिए, हमसे अब और नहीं होगा, हम कह दे रहे हैं कि हमारा निकाह करवा दीजिए, जीनत का जब होना है तब होता रहेगा। बेकार की जिद मत करो अमीना, जीनत से पहले शादी के बारे में सोचना भी मत, वो कभी नहीं होगी। अब्बू हम बात कर रहे हैं आपसे, आप 1 मिनट सुनिए तो सही। अरे जमाने की ऐसी की तैसी अम्मी, हमें क्या करना है जमाने वालों से? हमें मेहंदी हाथों में लगवानी है, सफेद बालों पर नहीं। अमीना इतनी क्या खुदगर्जी है, अभी तेरी उम्र ही क्या है? अच्छा, और ये धक्यानुसी पना, ये ठीक है अम्मी? अरे अगर जीनत को कोई लड़का पसंद नहीं कर रहा है तो उसमें हमारी क्या गलती है? हम तो बस इतना कह रहे हैं कि हमारा निकाह करवा दीजिए, फिर ढूंढते रहिएगा इनके लिए शहजादा आप। बस कर बेशरम, तुम्हारे जैसे तो नहीं है ना हम, जो किसी भी लड़के के गले पड़ जाए। ख्याल है हमें अपने अम्मी अबू और भाइयों की इज्जत का। आपको क्या लगता है आपा कि हमें ख्याल नहीं है इनकी इज्जत का? अरे क्या कर रहे हैं हम, निकाह करने की बात कर रहे हैं, थोड़ी ना कहीं भाग रहे हैं। और हमारी मानिए ना तो आप भी हमारे नक्शे कदम पर चलिए, आसान होगा सबके लिए। चल बिन मछली की तरह जो तड़प रही हो ना शौहर के लिए, वो आंख भी मिट जाएगी तुम्हारी। खुदा के लिए जुबान को लगाम दो, एक थप्पड़ मारेंगे वहीं आके तुम्हारे। हम थप्पड़? अम्मी बचपन में इसके पैर काट दिए होते ना तो ना ये पैर फिसलते ना इतनी लंबी जुबान। 1 नंबर की बेहया हो गई है लड़की। बेहया तो हम ही है ना, एक तुम ही तो हो दूध की धुली हुई। पता नहीं क्या समझती है अपने आप को, शायद इसीलिए हर लड़का आके ना मना करके जाता है तुम्हारे लिए।
हमारे सामने चेहरे पर कुछ और, दिल में कुछ और। शायद हमें नहीं दिखती तुम्हारे अंदर की बात, पर वो लड़के देख लेते एक नजर में। हम छोटे तो तुम हाथ उठाओगी हमारे ऊपर? हाँ, तुम क्या समझती हो अपने आप को? उठाएंगे तुम पे हाथ, जब तक तुम्हारी जुबान चलेगी ना तब तक मेरा हाथ नहीं चलेगा। अरे क्या बचपना है ये? बचपना हम कर रही है, वो कर रही है? हाथ उठाएगी हम पर? अमीना, इन सब मामलों में जोर जबरदस्ती कहाँ चलती है? क्यों नहीं चलती? हमारे घर वाले रजामंद है तो कर लेते हैं ना निकाह। तो तुम्हारे घर वालों ने कहा है ना तुम्हें सब्र रखने को, तो रखो सब्र। क्यों रखे हम सब्र? देखो शकीर, हमसे नहीं होगा, हमें दुल्हन बनना है, वो भी आज। तुम चल रहे हो हमारे साथ निकाह करने? क्या बेवकूफों जैसी बातें कर रही हो? ऐसा क्या कह दिया हमने? देखो अमीना, तुम जानती हो कि शादी निकाह दो लोगों के बीच नहीं बल्कि दो खानदानों के बीच होता है। और अगर अभी हमने ऐसी वैसी कोई गलती की ना तो बाद में बहुत पछताएंगे। ना तो हम खुश रह पाएंगे ना तो हमारे घर वाले। और तो और बदनामी इतनी होगी कि पुश्तों तक बू आएगी। अमीना बेटा, जरा समझा करो। छोटी वाली का निकाह अगर बड़ी वाली से पहले हो जाता है तो जमाना सोचता है कि जरूर बड़ी वाली में कोई खोट है, फिर तो उसका निकाह होने से रहा। और अगर वाकई में कोई खोट हो तो उसका निकाह हो ही ना, तो उसमें छोटी बहन का क्या कसूर है भाईजान? लेकिन अपनी जीनत में तो कोई खोट नहीं है ना। हाँ, कुछ वक्त लगेगा उसके लिए एक ढंग का लड़का ढूंढने के लिए। और घर में 2-3 बार तो ये बात हो चुकी है ना कि पहले जीनत फिर अमीना। फिर क्यों बार बार ये बात उठा लेती हो? क्योंकि हमसे इंतजार नहीं हो रहा है। अमीना, तुम एक काम करो, तुम घर के कामों में टूट पड़ो, मन लगा के घर का हर काम सीख लो। इससे एक तो वक्त गुजर जाएगा और ऊपर से तुम्हारी आने वाली ज़िंदगी भी बेहतर हो जाएगी शकीर के साथ। पर हाँ, इस मसले पर घर में दोबारा कोई बात नहीं होगी। किसी की नहीं सुनी इसने, बस अपनी जिद पर अड़ी रही, कर दिया सब उल्टा पुल्टा। अब कल शाम की ही तो बात है। ए अमीना, ये क्या हो रहा है? हम घर छोड़कर जा रहे हैं। कहाँ जा रही है? अपने ससुराल। अमीना रुको, अमीना, अमीना रुको, पागल हो गई हो क्या तुम? फिर से रोकोगी हमारा रास्ता? अब तो जाने दो हमें। हम यहाँ से हिलने वाले नहीं हैं और तुम भी कहीं नहीं जाओगी। अब क्या नया बखेड़ा खड़ा किया इस लड़की ने? अम्मी ये कहती है शकीर के घर जाके रहेगी हमेशा के लिए, वो भी निकाह से पहले। अम्मी अपने कपड़े वपड़े भी साथ में रख लिए हैं। या अल्लाह, क्या हो गया है मेरी बच्ची को? अम्मी हम बिल्कुल ठीक है, हमारा होने वाला ससुराल है वो, वहाँ रहना हमारा हक बनता है और फर्ज भी, समझी आप? जा रहे हैं हम। अमीना तुम कहीं नहीं जाओगी। हटो काना। अमीना, अरे अमीना। अम्मी हम अब से यहीं पर रहेंगे। हाँ अम्मी, मैं अभी घर आता हूँ। हाँ क्या हुआ जीनत? अबू, अमीना घर छोड़ के शकीर के घर चली गई। उसका भेजा घूम गया। अमीना ये क्या है? मतलब तुमने तो हद कर दी है। देखो अब तुम कुछ ना बोलो, हम उस घर में वापस नहीं जाएंगे। अमीना बेटा, ऐसे थोड़ी ही ना होता है। तुम अचानक यहाँ ऐसे, बेटा तुम एक दिन भी यहाँ रुकी तो हम दोनों खानदानों पर कितनी आफत आएगी तुम्हें अंदाजा भी है? अम्मी आप तो बड़ी है ना, आप मौलवी साहब को बुलाकर हम दोनों का निकाह पढ़वा दीजिए, और फिर मजाल है किसी की जो हमें यहाँ से जाने के लिए कह दे। देखो अमीना, समझदारी इसी में है कि तुम घर वापस चली जाओ। चाहिए तो हम तुम्हें खुद छोड़ के आएंगे। लो, अब्बू आ गए तुम्हारे। अपने घर चलो अमीना। अब्बू हम अपने ही घर में हैं। देख अमीना, गांव भर में हमारी थूथू हो, इससे पहले चलो यहाँ से।
शकीर बाद में सामान ले आएगा। अबू हमें नहीं फर्क पड़ता कि गांव वाले थू करते हैं या वाहवाही। हम बस चाहते हैं कि आप शकीर से हमारा निकाह करवा दीजिए, बात खत्म। हम यहाँ से हिलने भी नहीं वाले। अमीना कहाँ है? माथा घूम गया है लड़की का, कोई बात मानती ही नहीं। हाय अल्लाह, अगर गांव वालों को किसी को पता लगा कि अमीना निकाह से पहले अपने होने वाले शौहर के घर रात भर रही तो हम गांव वालों को क्या मुंह दिखाएंगे? अब तो हो गया हमारा निकाह। बदचलन लड़की की बदचलन आपा, थप्पा लग जाएगा। अब क्या करें? एक काम करते हैं, जायदा और मैं सरपंच साहब के पास जाते हैं। जावेद भाई, अब आप ही कोई सलाह दीजिए, करें तो क्या करें? सलीम भाई, आप और हम चलते हैं तबस्सुम के घर, हम बात करते हैं बच्ची से, शायद मान जाए। तुम समझ नहीं रही हो, अगर तुम एक रात भी यहाँ रुकी तो कल की सुबह हम सबके लिए काली सुबह होगी। और इस तरह तो हमारा निकाह वक्त आने पर भी नहीं हो पाएगा। अरे तो हम तो कह रहे हैं ना कि बुला लीजिए मौलवी साहब को, कर लेते हैं निकाह। हम तो अभी से कह रहे हैं कबूल है, कबूल है, कबूल है। नहीं मानी साहब। फिर हमने कहा सलीम से कि इसे 1-2 दिन वहीं रहने देते और गांव में किसी को नहीं बताते। जब इसकी जिद का बुखार उतरेगा तो चुपचाप जाकर ले आना। सर, ये गांव का किराने वाला है अशरफ। इसने नावेद को देखा है अभी थोड़ी देर पहले मेरतुला गांव की तरफ जाते हुए। मेरतुला में क्या? सर ये कह रहा है कि वहां पर उसका ससुराल है। एक टीम भेजो, उठा लो। सर। साहब, वो रहा नावेद। तेरा भाई साहिल का है नावेद? गाड़ी में बिठाओ इसे, चल। अरे ये वही है ना, साहिल फारूकी, मुस्तफ़ा के खेत में जो काम करता है? हाँ, क्यों? इससे पुलिस ढूंढ रही है। ऐसा क्या किया इसने? आपको नहीं पता? इसने अपनी बहन का गला काट डाला बीच चौपाल पर। जिस दिन नावेद और साहिल ने अमीना का कत्ल कर दिया था, उसी शाम को उन दोनों को पुलिस ने पकड़ लिया था। वो दोनों दूर तक भाग नहीं पाए थे, पर एक रात पहले जब अमीना रात भर घर नहीं लौटी तो वो रात फारूकी खानदान के लिए समझो कयामत की रात थी। खुद सरपंच जी भी फुसफुसा सकते हैं, और उनकी बेगम, मतलब वो तो बिल्कुल भी चुप नहीं बैठेंगी। हमने तो अपना मुंह तक नहीं खोला अम्मी, पर आपको बता दे वो शहनाज जो है वो आई थी, 1000 सवाल पूछ रही थी, कैसे अमीना बिना निकाह की अपने ससुराल चली गई वगैरह वगैरह। पता नहीं ये लड़की इतनी जिद्दी कैसे हो गई। कैसे हो गई? अरे आपके लाड़ प्यार ने अमीना को इतना सर पे चढ़ा रखा है। हर बात पे आप ही कहते थे ना, छोटी है छोटी है, ये कहकर आपने उसकी बड़ी से बड़ी गुस्ताखियां माफ की। हम अम्मी से बिल्कुल सहमत है, आप ही ने बिगाड़ा है उसे। हाँ हाँ, सारा कसूर तो हमारा ही है। दिन में 12 घंटे घर से बाहर रहते, रिक्शा चलाते,
खून जलाकर पसीना बहाते हैं, और तुम लोग तो घर में रहते हो ना, काबू में नहीं कर पाए उसे। हमारे गांव के बाहर एक पुल है साहब, वहां जाकर हमने अमीना का सर नीचे नदी में फेंक दिया। हंसी अभी वहीं फेंका नदी में? जी हाँ। ड्राइवर्स की टीम भेजूंगा। सर, अगर वो अपनी जिद पर अड़ी थी तो तुम अपनी जिद छोड़ देते। बहन थी तुम्हारी। हमारी तो कोई जिद नहीं थी साहब, उसने हमारे खानदान की नाक कटवा दी थी। अरे नावेद, तुम्हारी बहन घर वापस नहीं आई? देखो दोस्त, थोड़ा सख्ती से पेश आओ, ले आओ लड़की को घर में। वैसे भी गांव में ये बात आग की तरह फैल गई है कि लड़की रात भर घर से बाहर थी। देखो सलीम मियाँ, कुछ भी हो पर लड़की को इतनी छूट नहीं देनी चाहिए। अरे निकाह होने वाला है, हुआ तो नहीं ना, और शाकिर के घर रात भर। तौबा। देखो मियाँ, जमाना मर्दों का है, शाकिर पर तो कोई आंच नहीं आएगी, सारी उंगलियां लड़की पर ही उठेंगी और बदनामी उसके घर वालों की होगी। शाम को हम कोशिश करके अमीना को घर वापस ले आएंगे। नहीं अब्बू, अब आप नहीं जाएंगे। अब साहिल और हम उसे अपने तरीके से घर लेकर ही आएंगे। ना, तुम नहीं जाओगे। अमीना और तुम भाई बहन सब एक जैसे हो, गुस्से वाले, एकदम जिद्दी, मामला और बिगड़ेगा। अब्बू, जिद एक चीज होती है और बेहयाई दूसरी। और ये अमीना अपनी खुदगर्जी के झंडे गाड़ रही है। अब्बू, हमने आज तक कोई ऐसी हरकत नहीं की जिससे शर्म से आपके गर्दन झुक जाए, लेकिन इस अमीना ने आज वो हरकत कर दी है। और अब्बू, खुदा ना खास्ता शाकिर मुकर गया तो कौन करेगा अमीना से निकाह? और उसके चक्कर में हमारा हुक्का पानी बंद हो जाएगा। ये सारी बातें अपनी जगह बस, और तुम नहीं जाओगे। मैं शाम को जाऊंगा और उसको समझा कर ले आऊंगा। नहीं अब्बू, इस अमीना ने अपनी हद पार कर दी है। वो सीधे तरीके से मानेगी ही नहीं। उसे साहिल और हम अपने तरीके से ही घर लेकर के आएंगे, और फिर उसे तमीज़ और हया की तालीम भी देनी है। चलो साहिल। चल अमीना, अब तेरी मनमानी नहीं चलेगी, समझी? भाईजान, हमें नहीं आना। शकीर, बोल दो ना इन्हें, हमें नहीं जाना है। नहीं जाना है। कहाँ ना, चलो। अमीना, तुम जाओ इनके साथ। अम्मी, आप कह दीजिए ना, नहीं जाना है हमें इनके साथ में, समझ नहीं रहे। अमीना, जाओ बेटा, तुम समझ क्यों नहीं रही हो? आप लोग नहीं समझ रहे। अम्मी, निकाह करवा दीजिए ना, हमारा हाथ जोड़ रहे हैं आपके, हमें नहीं जाना है इनके साथ। अम्मी छोड़िए भाईजान। अम्मी, भाईजान। हमारे लिए तो तभी मर गई थी साहब, जब उसने घर छोड़ा था। बाजारू औरत की तरह निकल पड़ी थी घर से, फिर भी हमने उसको घर लाने की कोशिश की, लेकिन वो अपनी जिद पे अड़ी रही साहब। अगर वो तुम्हारे लिए मर चुकी थी तो फिर क्यों गया उसके पीछे पीछे? रहने देते उसे उसी मरी हुई हालत में। ऐसे ही नहीं मार दिया सर, इसलिए मारा क्योंकि वो जिंदा लाश हमारे खानदान की इज्जत को और उछालती। उसको मार के हमें कोई मजा नहीं आया साहब। छुट की बहन थी हमारी। इन हाथों को पकड़कर उसने चलना सीखा था साहब। उसकी पहली रोटी हमने उसे अपनी गोद में बिठा कर खिलाई थी। बहुत प्यार करते थे उसे साहब। उसके हाथ से हर जिद पूरी करते थे उसे। सबसे ज्यादा ईदी उसे मिलती थी साहब। अभी बड़ा प्यार उमड़ रहा है अपनी बहन पर, और कुछ घंटों पहले ऐसी हवानियत दिखाई। उसकी जिद साहब। तो पूरी कर देते उसकी जिद, निकाह करवा देते उसका। आपके लिए कहना आसान है साहब, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ये यूपी का एक छोटा सा गांव है साहब, कोई लखनऊ गुड़गांव या मुंबई नहीं है। निकाह करवा देते शकीर के साथ तो जीनत जिंदगी भर कुंवारी बैठी रहती साहब। और अगर वो कुछ कर लेती अपने साथ तो अब तुमने कर दिया, मार डाला अपनी छोटी बहन को।
एक और रात अगर वो वहां रहती ना साहब, तो हमारे खानदान का गांव में जीना दुश्वार हो जाता, हुक्का पानी बंद हो जाता हमारे परिवार का साहब। तो इस डर से अमीना को दुनिया से ही निकाल दिया। अब तो नहीं होगी कि सलीम फारूकी के दोनों लड़के क्रिमिनल निकले। तभी तुम्हारा एक छोटा बच्चा है ना, वो क्या सुनते हुए बड़ा होगा ये नहीं सोचा। तुम्हारी बीवी, मां, जीनत, सलीम, इन सब पर क्या बीतेगी, कुछ नहीं सोचा। नदी के जिस हिस्से में नावेद ने अमीना का सर फेंकने की बात कही थी, वहां काफी ढूंढने के बाद भी पुलिस को ना तो अमीना का कटा हुआ सर मिला और ना ही मर्डर वेपन। नावेद और साहिल की गिरफ्तारी की खबर सुनते ही फारूकी परिवार के बाकी सारे सदस्य गांव लौट आए। तबस्सुम और शकीर भी अपने घर को लौटे। काफी समझाने के बाद सलीम ने अमीना का धड़ स्वीकार किया और उसे दफना दिया। नावेद और साहिल फारूकी इस वक्त न्यायिक हिरासत में हैं और मुकदमा शुरू होना अभी बाकी है। हमारी दक्षिणी एशियाई सभ्यता के लगभग सभी अंगों में ये रिवायत है कि पहले बड़ी बहन की शादी होती है और फिर उसके बाद छोटी। लेकिन क्या ये रीत, ये रिवायत पत्थर की लकीर है? माना कि समाज की रजामंदी काफी मायने रखती है। अक्सर परिवारों में, खासकर छोटे शहरों और गाँव में ये सवाल पूछा जाता है, अरे भाई बड़ी बेटी की अभी तक शादी क्यों नहीं हुई? लेकिन जरूरी नहीं है कि ये प्रथा चलती रहे। समय और समाज दोनों बदल रहे हैं, लोगों की सोच बदल रही है। शायद उस हद तक और उतनी दूर तक नहीं बदल रही है, लेकिन बदलाव रोज की हकीकत है। जब परिवार की इज्जत के नाम पर कोई अपने ही घर वाले का कत्ल करने से पीछे नहीं हटता, तब यह जरूरी हो जाता है कि रस्मों रिवाज के परे हम सब मूलभूत इंसानियत की घर वापसी की कामना करें। कल रात फिर मुलाकात होगी एक और नए केस के साथ सीआईडी के एपिसोड के बाद। तब तक सुरक्षित रहें और सतर्क रहकर एक अच्छे नागरिक का फर्ज अदा करें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल सतर्क। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।